हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी मेंस टॉपिक की सीरीज़ है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमारा टॉपिक है। क्यों है ये टॉपिक, हमने क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों पहले जो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये वाला ईस्टर्न कोस्ट जो है जिसे हम पूर्वी तट बोलते हैं, है ना, यहाँ पर एक साइक्लोन आया है। कौन सा साइक्लोन है? साइक्लोन रीमर। और वो कहाँ पर हिट करा? वो हमारे ही ईस्टर्न कोस्ट पर हिट करा है, यानी तबाही मचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा अग्रसर है। तो उसने हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा आक्रामक प्रकोप हुआ। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हमारे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आपका आईएएस हो, पीसीएस हो या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपकी आंसर राइटिंग वहाँ पर बहुत मायने रखती है। तो ऐसे में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का टॉपिक हमें कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा टॉपिक है आज का। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके कौन से जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, और ये जो हमारी सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों को कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही बच्चों के लिए है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन टॉपिक्स को हम पूरा पॉइंट वाइज डिटेल्ड में हर पॉइंट को कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके प्री के भी कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं आईएएस पीसीएस को छोड़ के, जैसे कि ऑडिटर का एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई और एग्ज़ाम हो गया जिसमें सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। तो बस हमारी कोशिश यहाँ पर यही है कि जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो हम वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर आएँ और दोनों ही बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर आएँ। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इसको स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा डिस्कशन अच्छे से करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर पहले हमने क्वेश्चन लिए हैं कि ये जो हमारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड 2022 में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन एरिया गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए दिए गए रंग कोडित मौसम, क्योंकि रंग बहुत सारे कोड्स में कलर्स दिए होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग चेतावनी का एक मीनिंग होता है। तो बस वही वाली ये मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन का कि हमें ये सब यहाँ बताना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ऐसा भी आ सकता है कि रीसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फाइलिन। देखो पहले ना फाइलिन वाला साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, लेकिन अभी कौन सा आया है? अभी हमारा साइक्लोन आया है रीमल, जो मैंने आपको बताया है कि वो ईस्ट कोस्ट पे आया है, यानी पूर्वी तट पर आया है ना, तो उसका नाम है रीमल है। तो बस अब यहाँ पर इसका बस नाम चेंज कर देंगे कि रीमल करके। अब उसके बारे में आप लोग बताइए। तो फिर सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्हें कैसे उनका नामांकन किया जाता है, यानी कि भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात को फैलिंग के बदले क्या लिख देंगे? रीमल। और दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है, इसको विस्तार से बताएं। तो बस हमारी कोशिश भी यहाँ पर यही है कि हम ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर सकें। ठीक है, अब देखो पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि साइक्लोन रीमल जो है वो नियर बांग्लादेश में क्या हुआ? हिट करा। ठीक है, बंगाल में, यानी हमारा जो वेस्ट बंगाल है और जो कंट्री बांग्लादेश है वहाँ पर, क्योंकि वही वाला एरिया क्या है, वही हमारा जो एरिया है वो हमारा हुआ है ईस्ट कोस्ट, यानी कि पूर्वी तट। ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र। आपको पता होगा कि साइक्लोन जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में अगर बनेगा तो वो इन्हीं वाले एरियाज़ में हिट करेगा। ठीक है, तो जो रीमल साइक्लोन आया है ये भी इसने इस पूर्वी तट को ही क्या करा है? पूर्वी तट को कवर किया है। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं और पॉइंट्स को। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये जो नेम है ना, जो नाम है रीमल, जो नाम है इज़ इन द लिस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब आपको ये आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन से होते हैं। देखो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते कौन से हैं। देखो ये माना ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में यहाँ पर बीच में क्या होता है, 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्वेटर लाइन होती है, यानी कि विषुवत रेखा होती है। ठीक है, अब
उस विषुवत रेखा के ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, और ये ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और जो नीचे की होती है उसे हम बोलते हैं मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इन दोनों के बीच का जो पूरा एरिया होता है ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल एरिया। क्या हो गया, ये ट्रॉपिकल एरिया है। अब इस वाले एरिया में जो भी साइक्लोन आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो पूरा एरिया मैंने जो कवर करा है यहाँ पर, इस एरिया में आने वाले साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात जो आएंगे उन्हें हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को, यहाँ पर आने वाले साइक्लोन्स यानी चक्रवातों को हमने क्या बोला, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, जो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा वाली जो लाइन है, इससे अगर हम लोग 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे या फिर इससे 5 डिग्री साउथ में जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये जो एरिया होगा, जहाँ पर मैं ये मार्कर कर रही हूँ ना, यहाँ पर ये जो एरिया होगा, इस एरिया में कोई साइक्लोन नहीं आएगा। ठीक है, इस एरिया में कोई साइक्लोन नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि ये एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर कि कोरियोलिस फोर्स नहीं होती। कोरियोलिस फोर्स नहीं होती तो यहाँ पर क्या होता है, चक्रवात को घूमने के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल पाता। ठीक है ना, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, वैसे भी इस एरिया को डोल्ड्रम बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो बस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपके प्री एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं MCQs के रूप में। ठीक है, चलो अब मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो ये जो हमारा नाम था रीमल जो साइक्लोन था, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में आया है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की लिस्ट में ही तो आया है। या हमारा जो कंट्री है वो भी ट्रॉपिकल एरिया में ही तो लोकेटेड है। ठीक है, अब इसका नाम जो दिया है वो ओमान ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँ वो आपको नोट करते हुए जाना है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट साइक्लोन है ना, ये 2024 का आने वाला प्री मानसून सीज़न में आने वाला पहला साइक्लोन है। ठीक है, यानी कि वर्ष 2024 में प्री मानसून सीज़न में इस क्षेत्र में आने वाला यह है पहला चक्रवात होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरबी में रेमल का मतलब होता है रेत। अब कभी कभी ना इसके नाम मतलब भी पूछ लिए जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अरेबिक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रेमल का अर्थ क्या आएगा, सैंड आएगा। ठीक है, अरेबिक में बोलते हैं इसे। चलो अब इसके आगे वाले पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आगे जाने से पहले जो बच्चे नए हैं हम अपने चैनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने GS MCQs की सीरीज़ चला रखी है। यहाँ पर 8 MCQs हम लोग करवाते हैं। यहाँ पर जो 8 MCQs हम करवाते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं ना, डेली करंट अफेयर्स जो होते हैं, उनमें से जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, वहाँ से हम लोग 8 MCQs बनाते हैं और वही डिस्कस करते हैं। यानी कि स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता है, आपकी न्यूज़ भी कवर हो जाती है, और एग्ज़ाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी सारे कवर हो जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं हम, 8 MCQs ही लेते हैं, क्योंकि डेली MCQs और डेली करंट अफेयर्स ही लिए जाते हैं ये। ठीक है, दूसरा है हमारा पॉलिटी MCQs। यहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप लोग जाइए और राज्य व्यवस्था की इन पॉलिटी MCQs को प्रैक्टिस कीजिए और समझिए। चलो, अब अगला है हमारा NCERT MCQs और NCERT डिटेल्ड एनालिसिस। NCERT का जो डिटेल्ड एनालिसिस है, यहाँ पर हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं पहले NCERT का। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर से बनने वाले जो भी MCQs हैं उनको एक अलग सीरीज़ में कवर करा जाता है। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो हमारा है ज्योग्राफी है। यहाँ हमारी क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट हो चुकी है। इनके डिटेल्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गए हैं और प्लस इनके MCQs भी पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और ये सब कुछ, वैसे हमारा पूरा चैनल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, और ये NCERT की भी दोनों के ही लिए है और एकदम फ्री है। हमारे चैनल पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता। कई सारी कोचिंग्स ऐसी हैं, कई सारे जो चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर की फ़ीस चार्ज की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, नो चार्जेस, एकदम फ्री है ये। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नोटेबल बात है हमारी। चलो,
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम आप लोगों को क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आपको खुद से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, आपकी रिवीजन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। आपके टाइम की तो बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है यहाँ पर। अगला देख लेते हैं अगली हमारी ट्रिक्स की। यहाँ पर भी हम लोग 5 MCQs ट्रिक्स से किस तरह से सॉल्व किए जाएँ फन में, तो बस ये वही वैसी ही वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखिए। और करंट अफेयर मंथली, एक है हमारी करंट अफेयर मंथली की वीडियोज़। यहाँ पर हम पूरे मंथ का, पूरे महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर करते हैं, 1 लाइनर्स में ही कंपाइल करके लाते हैं। और अप्रैल की हम लोग ला चुके हैं और इस 70 1 लाइनर में पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप जाइए और ज़रूर देखिए। अब मेंस टॉपिक्स तो वही है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और चैनल पे अगर आप जाएंगे तो हमारी कम्युनिटी में रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो जाइए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अच्छा, और एक हमारी वीडियोस हैं GS शॉर्ट्स वीडियोस हैं GS की। यहाँ पर एक कंप्लीट छोटा सा टॉपिक लिया जाता है, उसको पूरा कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाता है। ये पूरा ही जितनी भी वीडियोस हैं, जितना भी सब कुछ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है और एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। प्री की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी और मेंस की प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। तो आपके जानने वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारा चैनल ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रॉपिकल रीजन में ही होते हैं, ठीक है ना। कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में ही होते हैं। अब इनकी ये होते कैसे हैं? ये सर्कुलर स्टॉर्म के रूप में मिलते हैं। देखिए जैसे मानो ये इंडिया है, ठीक है, और जब भी कोई साइक्लोन ऐसे ओरिजिनेट होता है ना, तो वैसे सर्कुलर सी फॉर्म में होता है। सर्कुलर फॉर्म में जब ओरिजिनेट ऐसे ही होता है और चल कर, है ना, चलता है, हमारे कोस्ट पर टकराता है और ऐसी ही सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर स्टॉर्म इसको इसलिए नाम दिया गया है। यहीं पे ओरिजिनेट भी होगा और यहीं से मूव होगा और एक कोस्ट पर जाकर ये हिट कर जाएगा, ठीक है। ओरिजिनेट होता है वार्म ट्रॉपिकल ओशियन। अब देखो ये बे ऑफ बंगाल है, ये वार्म ट्रॉपिकल ओशियन है। वार्म क्यों है? क्योंकि गर्मी के दिन आपको पता होगा मई जून चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना। यहाँ पर गर्म आएगा ये, ठीक है, जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होता है, क्योंकि ये इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है कि जब टेम्परेचर इतना फेवरेबल होगा कि ये ओरिजिनेट हो जाए तो मंथ भी इन्हें गर्मी वाले ही चाहिए, ठीक है। अब जब गर्मी होती है तो यहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट अपने आप हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि कोई भी रीजन हो, ठीक है, कोई भी रीजन हो जहाँ पर बहुत, अब देखो यहाँ बहुत सारा पानी है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में काफ़ी सारा ये पूरा सागर है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का, मतलब कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जब ये पानी बहुत गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ क्या होगा, तो यहाँ की जो गरम गरम हवाएं हैं ना वो ऐसे ऊपर उड़ जाती हैं। अब हवाएं जब ऊपर उठ गई तो नीचे का एरिया खाली हो गया, तो नीचे के एरिया में क्या बचा? नीचे के एरिया में बचा लो प्रेशर। तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो ये वही बात है कि यहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर देखा जाता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और हाई विंड्स चलती हैं, और यही जब ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो साइक्लोन्स है ये चलते हैं और फिर जब ये टकराते हैं ना, टकरा कर हमारे कोस्ट वाले एरिया पर, जो हमारा तटीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल करते हैं, यानी हैवी बारिश कर देते हैं ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने इसको दर्शाया है कि बीच में क्या हो जाएगा? लो प्रेशर आएगा और जो आसपास की जो एरियाज़ होंगे, आसपास के एरियाज़ में हाई प्रेशर होगा। तो बस अब लो प्रेशर वाला जो वो रीजन बनेगा, यहाँ से गर्म हवाएं नमी को लेकर क्या होंगी? ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि कम वायुमंडलीय दबाव यहाँ पर देखा जाता है। तेज़ हवाएं चलती हैं। तेज़ हवाएं क्यों चलती हैं? क्योंकि लो प्रेशर वाले एरिया यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और यही लो प्रेशर वाले एरिया में से नमी को लेकर गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। क्योंकि गर्म हवाओं की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी, वो हल्की होती है, वो इतनी हल्की हो जाती है कि वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो ये नीचे वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया ये खाली रह जाता है। अब इसको भरने के लिए यहाँ से जो आसपास का एरिया है वो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यहाँ से हवाएं भरने के लिए आ जाती हैं। तो ये हो जाता है लो प्रेशर वाला एरिया और ये हो जाता है हाई प्रेशर वाला एरिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हाई प्रेशर मैंने आपको बताया। अब ये हाई प्रेशर वाला एरिया, तो यहाँ से हवाएं यहाँ पर आएंगी,
ठीक है, तेज़ तेज़, खूब तेज़ तेज़ स्पीड में आएंगी और ये वाली हवाएं इस एरिया को भरने यहाँ पर आएंगी, इसलिए बोला है यहाँ पर तेज़ हवाएं होती हैं। ठीक है, अब बारिश क्यों होगी? बारिश इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर है ये बहुत ही गर्म समुद्र में हुआ है, प्लस अब वो समुंदर है, यहाँ पर पानी है, तो ये जो हवाएं हैं ये ऊपर उठी हैं, नमी लेकर उठी हैं। ठीक है, अब इन्हीं नमी वाली हवाओं से क्या होगा, बाद में बारिश भी आती है जब हमारे कोस्ट से टकराती है ना वहाँ पर। तो ये मैं आशा करती हूँ आपको ये लाइन समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसके फीचर्स जो है यहाँ पर है, ये आई बनती है यहाँ पर सेंट्रल रीजन ऑफ द क्लियर स्काई। जो इसका सेंटर का रीजन होता है वहाँ बहुत ही क्लियर स्काई होता है, वार्म टेम्परेचर होता है और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ पर एक आँख बनती है। अब देखो यहाँ पर आँख क्या होती है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये डायग्राम है हमारा, ये देखो ये है, ये इसको हमने दर्शाया है कि यहाँ पर जो साइक्लोन कैसे होता है, ऐसे 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 है ना, ऐसे एक इस तरह से उठता है। तो यहाँ पर जो सेंटर का जो रीजन होता है ना, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर देखा जाए, ये वाला, ये वाला जो मैं बता रही हूँ, तो ये वही वाला एरिया है। तो ये है आई। अब इस वाले एरिया में बारिश नहीं होगी, ये एकदम कैसे होगा, एकदम क्लियर होगा। यहाँ कोई बारिश नहीं होती है, बिल्कुल साफ़ होता है। ठीक है, यहाँ महसूस भी नहीं होता है कि यहाँ पर कोई तूफ़ान आया भी है, अगर कोई हो भी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब आपने इस डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने सेंटर में क्या बताया है आपको कि यहाँ पर बनती है आई। ठीक है ना, ये आई ये बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पूरा रीजन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ पर एकदम क्लियर स्काई होता है। ठीक है ना, साफ़ आसमान रहता है। इस वाले एरिया में कोई भी बारिश नहीं होती है। यहाँ पर बस ये जो हवाएं इस तरह से होती है ना, स्पाइरल वे में, ये ऐसे बस ये स्पाइरल वे में घूमती हैं और ये हवाएं जो होती हैं इधर की तरफ महसूस होती हैं, सेंटर में बिल्कुल महसूस नहीं होती हैं। ठीक है, अब ये हवाएं, इनका भी एक आउटलेट फ्लो होता है कि यहाँ से बाहर की तरफ ये फ़्लो हो जाती हैं दोनों ही किनारों से। ठीक है, तो अब बीच में क्योंकि हमें कोई असर नहीं दिखता, चाहे चक्रवात आ रखा है, चाहे साइक्लोन आपका है, यही बहुत बड़ा साइक्लोन का पूरा मेन रीजन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इस वाले एरिया में हमको महसूस नहीं होता। चाहे वो होता है लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि ये जो रीजन है जो मैंने अब आपको भी बताया है, यहाँ पर आसमान एकदम साफ़ होता है, कोई बारिश नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये हवाएं इधर की तरफ फ़्लो होंगी ना, तो इधर के जो एरियाज़ हैं यहाँ पर बन जाती है आई वॉल। ठीक है, ये है ये आई वॉल बन जाती है। अब इधर के जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपको बारिश मिलेगी, यहाँ पर। ठीक है ना, दोनों तरफ में यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, बारिश मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो मोटा रीजन हो गया, ये होगी हमारी आई वॉल। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोटा मोटा से एरिया मैंने आपको बताया, ये आई वॉल मतलब दीवार सी यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये होती है आई वॉल और ये वाला जो एरिया सेंटर का है ये होती है हमारी आई होती है। ठीक है, अभी इस आई वॉल के बाहर वाले रीजन में जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होती है रेनफॉल, यानी यहाँ पर बारिश हो जाती है। अब ऐसे ही बहुत सारी आईज़ जो हैं, आँखें जो है कंसेंट्रिक वे में बन जाती है। यहाँ पर मानो कभी यहाँ बन गई है ना, अगर चक्रवात जो तूफ़ान है वो बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा है तो बहुत सारे इसके कंसेंट्रिक इस तरह से सर्कल्स बन जाते हैं। उन सर्कल्स में बहुत सारी आईज़ यानी आँखें होती हैं और उनकी बहुत सारी आई वॉल्स होती हैं। और जो भी आई वाला रीजन होता है यानी आँख वाला जो रीजन है, यहाँ पर जिसका भी घर होगा वो बिल्कुल महसूस नहीं होगा। लेकिन जब ये तूफ़ान चलते रहते हैं, आपको पता है अभी कि ये तूफ़ान चलते रहते हैं, तो उन चलने में आई वाले रीजन में जो घर है वहाँ महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा वाला रीजन आ जाएगा जहाँ बारिश हो रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं है ना, तूफ़ान, बारिश, ये सब महसूस होगा। ये हमें फील होगा, मतलब दिखेगा कि हाँ तूफ़ान आ रहा है। लेकिन आई वाले रीजन में तूफ़ान हमें नहीं दिखता। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर साइक्लोन्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं समुद्र में डिस्कस कर रहे हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया तो ये लैंड में जब आ जाता है ये वो वाली स्थिति होती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये जो डायग्राम है ये एग्ज़ाम में बना के आना होता है आपको। ठीक है, तो ये बहुत ईजी डायग्राम है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं। ऐसे ही डायग्राम्स हमें अपने मेंस में, चाहे वो जीएस हो चाहे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, तो उसमें ये डायग्राम्स चलते ही चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे देख लेते हैं। हम कहाँ से आए थे यहाँ पर, एक मिनट।
तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विशेषताएं पढ़ रहे हैं, फीचर पढ़ रहे हैं। आँख हो गई, साफ आसमान हो गया, गर्म तापमान हो गया और कम दबाव हो गया, ये केंद्रीय क्षेत्र है ये, ठीक है। अब है स्टॉर्म रोटेट क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉक एंड, एक मिनट, यहाँ पर आएगा काउंटर क्लॉकवाइज है, सॉरी ये काउंटर क्लॉकवाइज है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये है क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि कोरियोलिस प्रभाव के कारण। अब कोरियोलिस फोर्स होती है, यहाँ पर हमें पता है हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, उस पर एक फोर्स लग रही है, उसके घूर्णन की वजह से, उसके रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स लग रही है। ये देखिए, ये है हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब हमारी अर्थ हम जानते हैं कि इस तरह से घूम रही है, आपको पता होगा। अब उसके ये घूमने की वजह से जो है ना, यहाँ पर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब घूमती हुई बहुत तेज़ स्पीड में वो हवाएं होती हैं। अब उन्हीं हवाओं, ये जो फोर्स होती है एक, ये हमारी पृथ्वी पर जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनें जो होती हैं, उनकी दिशाओं पे प्रभाव डालती है। तो ये कोरियोलिस फोर्स के ही कारण होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध आपको पता होगा क्या है, कि उत्तरी गोलार्ध, देखो उत्तरी गोलार्ध वो एरिया है जो कि विषुवत रेखा, जो हमारी विषुवत रेखा है यानी कि इक्वेटर है, इसके ऊपर का जो पूरा रीजन हुआ, ये हुआ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का जो रीजन आएगा वो आएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अब उत्तरी गोलार्ध में जो तूफ़ान आएंगे, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में जो तूफ़ान आएंगे वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन होगी कि वो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि हमारी घड़ी होती है। अब घड़ी जो है उसमें पहले क्या बजते हैं, 12, 1, 2, इस तरह से उसकी दिशा ये होती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले जो तूफ़ान है उनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, वो इस तरह से घूमेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज समझ चुके। अब नीचे आ जाइए, नीचे है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ये वाला एरिया, इस एरिया की बात कर रहे हैं। इस एरिया में जो भी तूफ़ान आएंगे, जो साइक्लोन्स आएंगे, उनकी जो दिशा होगी वो वही होगी जो एक घड़ी की दिशा होती है, यानी कि ये वाली दिशा, ठीक है ना, इस दिशा में घूमेंगे वो, इस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि लेकिन ये होता किसके कारण है, दिशाओं में ये उलटफेर बदलाव क्यों है, ये है कोरियोलिस फोर्स के कारण। वो मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, वो इस तरह से अपने जो केंद्र है उस पर घूर्णन कर रही है ना, इस दिशा में घूमती है, आपको पता होगा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो बस उसी की वजह से कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर डेवलप होती है, और कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हमारी पृथ्वी पर जो तूफ़ान आते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में हो गए एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में हो गए क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखो ये जो है ना, मैं आपको इतनी अच्छे से समझा रही हूँ, ये आपके मेंस में चाहे शॉर्ट के रूप में आए, चाहे आपके जीएस में आए, ये क्वेश्चन आता ही आता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसके ये जो पॉइंट्स मैं इतना क्लियर करके समझा रही हूँ ना, कोई नहीं समझाएगा आपको, आप देख लेना चाहें, कोई नहीं समझाता कि इसका जनरेशन कैसे हुआ, ये कैसे बना इस तरह से, ठीक है ना, कोरियोलिस फोर्स कहाँ से आई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ध्यान से पढ़ा करो ये सारी चीज़ों को, ठीक है। एक एक वर्ड को हम लोग समझते हुए चलेंगे, और अपनी कॉपी में भी इन सबको आपको नोट करना ही करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी समुद्र का जो टेम्परेचर होगा, सी सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तब हमारा साइक्लोन जो है वो यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही टेम्परेचर जो है उसको चाहिए ही चाहिए डेवलप होने के लिए, और ये टेम्परेचर कब मिलता है, जब गर्मियों का टाइम होता है। अब तो कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बता दिया, कोरियोलिस फोर्स चाहिए, क्योंकि तभी वो क्या होगा, अपनी उससे वो घूमेगा, ठीक है ना। एक चक्रवात क्या होता है, चक्रवात घूमता है तो ही तो उसका नाम चक्रवात है, तो उसको चक्रवात बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स चाहिए ही चाहिए। और कोरियोलिस फोर्स कहाँ पर नहीं होती, यहाँ नहीं होती, जो मैंने आपको बताया है कि इक्वेटर पर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये जो छोटा सा रीजन आया, इस रीजन में कोरियोलिस फोर्स नहीं होती, तो इस रीजन में साइक्लोन्स भी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन सरफेस। अब क्योंकि वो समुद्र में है, हमारा जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वो क्या है, समुद्र का रीजन है, तो यहाँ से वाटर जो होगा, जो पानी जो होगा वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और कम्स इनटू कांटेक्ट विद द मास ऑफ कोल्ड एयर, जिससे कि वहाँ पर बादल बन जाते हैं, समुद्री सतह से अपनी वास्तविक हो जाता है और ठंडी हवा
के द्रव्यमान के संपर्क में आ जाता है, जिससे कि बादल बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। गर्म हवाएं जब एक हाइट तक पहुंच जाती है ना, गर्म हवाएं ऊपर उठकर, मानो ये आपका समुद्र है, अब यहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी। जब एक ऑप्टिमम हाइट पर ये हवाएं पहुंच जाएंगी, तब वहाँ पर जाकर ये पानी की बूंदें जो कि मॉइस्चर लेकर गई हैं, ये ठंडी होना शुरू हो जाएंगी, और जहाँ ठंडी हो जाएंगी वहाँ पर क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। ठीक है, अब जब इसके अंदर कंडेंसेशन होगा तब क्या होगी, तब रेनफॉल शुरू हो जाएगी। बस यही होता है रेनफॉल, बादल बनना और इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट जहाँ आपको पूरा ही फंडास क्लियर हो जाएंगे, ऐसे ही कंसेप्ट हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ में पढ़ा रखे हैं। आप वो ज़रूर जाकर देखिए, उसकी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी देखिए और डिटेल की सीरीज़ भी देखिए। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आपका सिलेबस, फंडामेंटल्स, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और कवर होएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो अब ये है क्लाउड ऑफ लो प्रेशर, जो मैंने आपको बताया कि सेंटर में बनता है जहाँ आई है, सेम वही पॉइंट है, उसके चारों तरफ कॉलम्स बन जाते हैं। ठीक है ना, मतलब स्तंभ के चारों ओर से हवाएं आती हैं, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एज अ प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम वीकन्स, जब जो सेंट्रल कॉलम के अंदर प्रेशर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो क्या होती है, विंड की स्पीड जो है, गति चारों ओर से बढ़ जाती है। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये मैं आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ। ठीक है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता अब दोबारा डिस्कस करना चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि नॉमेनक्लेचर कैसे होता है उसकी, कि हमने कई सारे तूफ़ान जो हैं, साइक्लोन्स हैं, उनके देखे हैं कि उनके नाम होते हैं, किसी का रीमल हो गया, किसी का ताउते हो गया, है ना, ऐसे बहुत नाम होते हैं। तो इनका नॉमेनक्लेचर होता कैसे है, तो यहाँ पर एक नोडल अथॉरिटी है। वो क्या है नोडल अथॉरिटी, वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो हमारा जो इंडियन ओशन है, आपको पता होगा इंडियन ओशन कौन सा है, एक मिनट। ठीक है, अब हमारा जो इंडियन ओशन आपको पता होगा, देखो ये हमारी कंट्री है यहाँ पर। अब इधर की तरफ जो नीचे वाला जो एरिया पूरा आया, ये होता है हमारा इंडियन ओशियन। ठीक है ना, यानी कि हिंद महासागर की बात हो रही है यहाँ पर, हिंद महासागर है। अब उस हिंद महासागर के क्षेत्र में, ठीक है ना, हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं उसमें 8 देश आते हैं। 8 देश कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा हो गया बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर हो गया मालदीव्स हो गया, है ना, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, इधर की तरफ ओमान हो गया, इधर की तरफ पाकिस्तान आ गया, यहाँ पर श्रीलंका आ गया, ठीक है ना, यहाँ थाईलैंड आ गया। तो अभी ये वाले जो कंट्रीज़ हैं, ये जो हैं ये नाम तय करते हैं, मेनली जो है ये कंट्रीज़ नाम तय करेंगी कि कौन सा उसका नाम जो है, तूफ़ान का नाम क्या रखा जाएगा। अब हाल ही में आए बहुत सारे तूफ़ान, जैसे कि ताउते, ये वायु, निसर्ग, अम्फान, ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या है, कि ये जो नाम है आप ये बताइए ये थे क्या। तो हमें क्या बताना होगा कि ये तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम हैं, जो कि इंडियन ओशन के जो रीजन है उसमें जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मिल कर के इनके नॉमेनक्लेचर करती हैं, यानी नामांकन करती हैं। अब देखो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे कि इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इनके भी डिफरेंट नाम हैं, है ना, कौन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम है। कौन कौन से हैं, ये देखो, टाइकून्स, टाइकून्स कहाँ कहा जाता है, टाइकून कहा जाता है, देखो ये जो है ये टाइफून आएगा, क्या आएगा, ये फून है एच, ठीक है, ये टाइफून है। अच्छा, टाइफून जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है कौन से रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, जहाँ पे हमारा इंडिया है और चाइना है, यहाँ पर इस वाले रीजन में साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, जैसे कि माना कि हमने मानो कोई भी फल होता है, कोई भी डिश होती है जिसको हमारे यहाँ पर कुछ और बोलते हैं लेकिन और रीजन्स में उसको कुछ ही और नाम से पुकारा जाता है। ऐसे ही टाइफून है, तो यहाँ पर टाइफून जो है साउथ ईस्ट एशिया और चाइना वाले रीजन में टाइफून्स कहा जाता है। अब है हरिकेन, हरिकेन नाम कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक में। टॉर्नेडो कहाँ कहा जाता है, ये वेस्ट अफ्रीका और साउदर्न यूएसए में कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। और विली विली कहाँ कहा जाता है, विली विली कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन साउथ वेस्ट पैसिफिक और इंडियन ओशन, जो हमारा इंडियन ओशन है, हमारे यहाँ तो साइक्लोन्स ही कहा जाता है, ठीक है ना। बस इनके नाम रख दिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके। चलो अब इनकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि लोकेशन में इनको हम कहाँ पर कहेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर चलो ये देखो, ये हमारा है इंडिया, ठीक है। ये है इंडियन ओशन, ये है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में आने वाले जो साइक्लोन्स होंगे, यहाँ पर जो साइक्लोन्स आएंगे उनको हम साइक्लोन ही कहेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो यहाँ पर इनको साइक्लोन्स ही कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो हो गया, यहाँ पर जो आएंगे साइक्लोन्स, इन जो तट के रीजन है इनको हम लोग साइक्लोन ही कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनको क्या कहेंगे, यहाँ पर आने वाले तूफ़ानों को हम लोग साइक्लोन ही कहेंगे। अब देखो, अब यहाँ देख लेते हैं कहाँ पर, ये हम देख लेते हैं कि टाइफून कहाँ पर कहेंगे। तो टाइफून हम लोग कहेंगे चाइना वाले रीजन में, यानी कि ये वाला जो रीजन होएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, इनको टाइफून के नाम से जानते हैं। ये जो रीजन है चाइना वाला, इसको हम लोग यहाँ आने वाले तूफ़ानों को टाइफून कहेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के पास जो आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास जो आएंगे उनको हम कहेंगे विली विली, ठीक है। क्या कहेंगे, विली विली, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम हरिकेन कहाँ पर कहेंगे। हरिकेन हम कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि ये वाला रीजन, तो यहाँ पर आ जाएगा हरिकेन। ये इस एरिया में जो भी साइक्लोन आएंगे उसे हम हरिकेन कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी जो साउदर्न यूएसए वाला रीजन होगा, है ना, और इसके आसपास वाला जो रीजन होगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या कहेंगे, हरिकेन ही कहेंगे। अच्छा, अब ये भी वही वाला रीजन है, तो ये वाले रीजन को भी यहाँ पे हरिकेन ही कहेंगे। तो ये हो गया हमारा, हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, साइक्लोन हो गया, विली विली हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिए, इन सारे जो साइक्लोन्स आ रहे हैं इनकी हमने सारी लोकेशन देख ली। ये लोकेशन पूछी जाती है, इनके नाम भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट, अच्छा देखो, अभी ये ना क्वेश्चन में आ जाता है ये कि किस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं। अब इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। साइक्लोन दैट फॉर्म इन एवरी ओशियन बेसिन अक्रॉस द वर्ल्ड आर नेम्ड बाय द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। देखो, चाहे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, है ना, विश्व भर में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं, उनके नाम रखे जाते हैं वहाँ के रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMCs के द्वारा रखे जाते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के द्वारा इनके नाम रखे जाते हैं। अब यहाँ पर छः हैं रीजनल वाले, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर 6 हैं, पूरे विश्व में 6 हैं। इसमें हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD भी है, और प्लस 5 हो गए हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर वाले। अब देखो, इसका इतिहास देख रहे हैं हम यहाँ से कि 2000 में, सन 2000 की बात है कि यहाँ पर कई सारे जो कंट्री हैं वो एक साथ आई, उन्होंने WMO और एस्केप करके एक ग्रुप बनाया, ठीक है। WMO का मतलब क्या है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। देखो, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, क्योंकि रीमल साइक्लोन आया है तो ये ऐसे करके जो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, यहाँ ई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो कंट्री जो मैंने आपको बताया था कि इंडियन ओशन के चारों तरफ जो भी कंट्री, जैसे कि बांग्लादेश हो गई, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है ना, पहले इन्होंने डिसाइड करा कि यहाँ पर ये सब मिल करके क्या करेंगे, इस रीजन में आने वाले साइक्लोन्स के नाम ये रखे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आफ्टर ईच कंट्री जब अपने नाम भेज देती है, सजेशन भेज देती है इस पैनल को, ये जो WMO और एस्केप नाम का पैनल है ट्रॉपिकल रीजन में, फिर ये लोग उस लिस्ट को फाइनलाइज करते हैं। इस तरह से नाम रखे जाते हैं। और 2018 में, सन 2018 में 5 और कंट्रीज़ को इनमें ऐड कर दिया गया कि आप भी इस वाले पैनल में, इस ग्रुप में आ सकते हो। इसको और बढ़ा दिया गया। उसमें कौन कौन से देश आ गए, उसमें ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट और यमन, ये वाली कंट्रीज़ आ गई। तो टोटल पहले थी 8, फिर हो गई 5, प्लस करके कितनी हो गई, 13 कंट्रीज़। तो 13 जो देश हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं, नॉमिनिक्लेचर यानी कि नामांकन करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में आने वाले साइक्लोन्स का, ठीक है ना। चलिए अब देखो, यहाँ पर हमने ये हिंदी में लिखा है WMO एस्केप पैनल के बारे में। सेम वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ कि यह 1972 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO
और एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी एस्केप द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी क्षेत्र निकाय है। ये हमने पढ़ लिया है ना। ये वाली जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसी हैं, ये नामकरण करती हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी प्रणाली में सुधार के उपायों को बढ़ावा देना है। यहाँ पर देखो, ये वाला जो रीजन होता है ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये होता है अरेबियन सी, ठीक है, मतलब कि अरब सागर वाला रीजन। तो यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र में जो साइक्लोन्स आएंगे, है ना, उनको ये डील करेंगी, ये वाली एजेंसी डील करेंगी, और यही चेतावनी प्रणालियों में सुधार के जो रूप में जो भी उपाय देना होगा वो यही लोग देंगे, ठीक है। अब देखो, इस क्षेत्र में 13 देश है, मैंने आपको बता दिया है, पहले 8 थे, फिर 5 और ऐड हो गए हैं, ठीक है। और वे नाम के एक समूह में योगदान करते हैं। हाँ भैया, नाम बताते हैं इनका, है ना, नाम रखते हैं, जिन्हें चक्रवाती तूफान विकसित होने पर क्रमिक रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि इनकी भी टर्म आती है, इनकी भी नंबर आती है कि अब ये वाला देश करेगा, फिर ये देश आएगा। वैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है ये, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकली चलता है कि अब ये वाला देश नाम रखेगा, अब जो भी तूफ़ान आएगा, फिर अगला तूफ़ान आएगा तो ये वाला कंट्री नाम रखेगा। तो बस यही यहाँ पर हमने बता रखा है। अच्छा, अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो सुपर साइक्लोन्स होते हैं, चलो अब यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो IMD है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने कुछ कैटेगरीज़ दे रखी हैं, ठीक है ना, कुछ कैटेगरीज़ दे रखी हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमने आने वाले साइक्लोन्स को कैटेगराइज़ किया है यहाँ पर, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी के बेसिस पर। अब देखो, सबसे नंबर 1 का कौन सा है? पहला है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसको चेंज कर लेते हैं। देखो, ये है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कब कहा जाएगा? जब उसकी हवाओं की स्पीड कितनी होगी? 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आने वाली स्पीड होगी जिस साइक्लोन की, जिस स्टॉर्म की, उसको बोलेंगे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलेंगे, ठीक है। नंबर 2, अब देखो, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म किसको बोलेंगे? जहाँ पे 118 से 221 तक की उसकी स्पीड होगी, ठीक। अब आएगा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 88 से 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अब है साइक्लोनिक स्टॉर्म किसे कहेंगे? जो 62 से लेकर कितना है ये? 87 किलोमीटर पर किलो आवर। अब डीप डिप्रेशन किसे कहेंगे? डीप डिप्रेशन कहेंगे अगर उस साइक्लोन की, तूफान की जो स्पीड है वो 52 से 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। और डिप्रेशन, यहाँ पर सिर्फ डिप्रेशन है कि यहाँ पर 51 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड है, तो इसे हमने क्या कहा? सिर्फ डिप्रेशन कहा। तो ये मेन मोटी मोटी 6 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, जो कि किसने दी है? हमें IMD ने दी है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कैटेगराइज करा है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक एक पॉइंट इसका समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उन दोस्तों को बताएं जिन्हें ऐसी वीडियोस पढ़नी है, ठीक है, जहां मेंस की प्रिपरेशन उन्हें करनी है या प्री की करनी है, NCERTs पढ़नी है। तो प्लीज़ उन अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।